जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आपको मिश्रा स्टडी ऑनलाइन लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक नई वीडियो राष्ट्रपति के बारे में लेकर के आया हूं। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल, उस पर महाभियोग और उस पर राष्ट्रपति का रिक्तिका यानी उनका पद अगर खाली हो जाए तो कैसे भरा जाएगा, इस सब बातों को लेकर के मैं आपके सामने आज प्रेजेंट हुआ हूँ। पहले हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय तक रहता है। यानी हमें देखना होगा कि राष्ट्रपति अपने पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रह सकता है। यानी राष्ट्रपति जब वह निर्वाचित हो चुके हैं तो उनको 5 वर्ष तक, उस तिथि से 5 वर्ष तक वह राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। बात समझ आई ना। दूसरी कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किन्हें देते हैं, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये बात हमें याद होनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जब तक नहीं देते तब तक वह अपने सीट पर बने रहते हैं। अपना त्यागपत्र वो जब तक नहीं देते अपने सीट पर बने रहते हैं। और बात आती है कि इसके अतिरिक्त जब वह कार्यकाल पूर्ण न हो, जब उनका कार्यकाल पूर्ण न हो तो 5 वर्ष तक रह सकते हैं। यानी जब तक वह 5 वर्ष तक पूर्ण न हो तब तक वह अपने सीट पर रह सकते हैं। अगली बात आती है कि जब तक उनका कोई उत्तराधिकारी न हो, जब तक उनका कोई उत्तराधिकारी सीट ग्रहण न कर ले तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। यानी 5 वर्ष के उपरांत भी यदि मान लिया जाए, अभी माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, यदि इनका जब तक कोई उत्तराधिकारी अगला राष्ट्रपति ना आ जाए तब तक यह अपने पद पर बने रहते हैं, चाहे वह 5 साल से अधिक क्यों न हो, चाहे वह 5 साल से अधिक क्यों न हो जाए, तब तक अपने सीट पर बने रहेंगे। एक राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। एक राष्ट्रपति एक बार से ज्यादा पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। एक राष्ट्रपति एक बार से ज्यादा भी पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। बात समझ आ गई। वह कितनी बार भी पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अमेरिका में एक राष्ट्रपति केवल 2 बार ही निर्वाचित हो सकते हैं। अमेरिका में केवल 2 बार, लेकिन भारत में कई एक बार भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे, जो 2 बार निर्वाचित हुए थे। याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार निर्वाचित हुए थे। बात समझ में आ गई। सारे को नोट्स कर लीजिएगा इसको। अब हमें देखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। और देखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगता है, कैसे लगता है, उसके बारे में अब समझना है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है या महाभियोग लगाकर पद से हटाया जा सकता है।
लेकिन संविधान का उल्लंघन वाक्य का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी उसमें ये वाक्य का संविधान में इस वाक्य का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरी बात, महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये महाभियोग संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। अब देखना है, यह प्रस्ताव लाने से पहले जिस सदन में लाया जा रहा है महाभियोग प्रस्ताव, उनमें 1/4 सदस्य, यानी मान लिया कि लोकसभा में 400 सदस्य हैं तो उनकी 1/4 सदस्य यानी 100 सदस्य का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। महाभियोग को सदन में लाने से पहले उसे 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए और 14 दिन का राष्ट्रपति को नोटिस देना चाहिए। बात समझ आ रही है? उसके बाद देखना है, महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जा सकता है। यदि महाभियोग लोकसभा के सदन में लाया गया है और उनमें 400 सदस्य हैं तो उनमें 300 सदस्य का बहुमत पारित होना चाहिए, यानी 300 सदस्यों ने कह दिया या महाभियोग लागू होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति महोदय ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। यदि जिस सदन में इसे लाया जा रहा है उसके 2/3 सदस्य, यदि 2/3 सदस्य इसे पारित कर रहे हैं तो उसे प्रस्ताव को, महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। अब करने के बाद दूसरे सदन में, यानी अब दूसरे सदन में लोकसभा से राज्यसभा में स्थानांतरित किया जाता है। बात समझ आ रही है? अब लोकसभा से राज्यसभा में स्थानांतरित किया जा रहा है। अब राज्यसभा के लोग इसकी जांच करेंगे, राज्यसभा के सदस्यगण इसकी जांच करेंगे कि क्या राष्ट्रपति महोदय के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह सत्य है कि नहीं। यदि वो जांच करने के बाद इसे पुनः राज्यसभा के सदस्य इसे पारित कर देते हैं 2/3 बहुमत से, यदि इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं राज्यसभा के सदस्य, तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। राष्ट्रपति इसमें अपना प्रतिनिधित्व कर सकती है, यानी लोकसभा में जाकर के बैठ सकती है, राज्यसभा में जाकर के बैठ सकती है, सभा बुला सकती है कि मैंने ऐसा आरोप नहीं किया है, वो अपना राय दे सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे ही राष्ट्रपति का ये प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव पास होता है तो उनको उस तिथि से उनके पद से रिक्त होना पड़ता है, उन्हें पद से हटना पड़ता है, उन्हें उनका पद छोड़ देना होगा। अब हमें देखना है जैसे हम कह सकते हैं कि महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें पूर्ण रूप से राष्ट्रपति को न्याय नहीं मिलता है। हम कह सकते हैं कि महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलता है। जैसे हम समझेंगे कि राष्ट्रपति के महाभियोग में दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं।
राष्ट्रपति के महाभियोग में दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन मैंने इसके अगले वीडियो में पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और जब मनोनीत सदस्य उसमें भाग नहीं लिए तो महाभियोग में भाग लेते हैं। बताइए यह अर्ध न्यायिक है कि नहीं है? जब वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते तो फिर महाभियोग में भाग कैसे ले सकते हैं? अब दूसरी बात आती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य जब उनके चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन वह राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकते, यानी वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। हम कह सकते हैं कि जब वह राज्य विधानसभा के सदस्य यानी विधायक चुनाव में भाग ले सकते हैं और उन्हें महाभियोग में भाग नहीं दिया जा रहा है, क्या यह अर्ध न्यायिक है कि नहीं है? यानी राष्ट्रपति को महाभियोग में पूर्ण न्याय नहीं दिया जाता। यानी हम कह सकते हैं कि महाभियोग केवल दोनों सदन में यानी सिर्फ संसद में लाया जाता है, यानी लोकसभा में और राज्यसभा में। बात समझ में आई? अब हमें देखना है कि जैसे ही यह महाभियोग प्रस्ताव पारित हो रहा है तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना जरूरी है। आप लोग ये सब बातों को नोट्स कर लें। फिर इसके बाद मैं राष्ट्रपति के रिक्त का यानी उनके पद की खाली होने की व्यवस्था को पढ़ाएंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते एग्जाम में कि अभी तक भारत में कितने बार महाभियोग लागू हो चुके हैं, तो हमें कहना होगा या हमें उत्तर देना है कि अभी तक भारत में एक भी महाभियोग प्रस्ताव लागू नहीं हुआ है। यानी अभी तक एक भी महाभियोग लागू नहीं हुआ है, एक भी महाभियोग प्रस्ताव नहीं हुए हैं। ये बात हमें याद होनी चाहिए। अब है कि राष्ट्रपति पद की रिक्तता यानी राष्ट्रपति के पद कब खाली हो जाते हैं, कैसे खाली हो जाती है, इसके बारे में अब पढ़ना है। यानी पहली बात कि 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष में पूरा हो जाता है। मैंने पढ़ा भी वह कार्यकाल कितने समय की होती है, 5 वर्ष की। यदि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है या उनका पद खाली हो जाता है। उसके त्यागपत्र देने पर यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देते हैं तो उनका पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाने पर हमने पढ़ा भी कि महाभियोग कहाँ लाई जाती है, संसद के सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में। यानी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है, यानी उनका पद खाली होता है। अब है उनकी मृत्यु पर, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जा रही है तो उनका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, यानी खाली हो जाएगा। यदि वह पद ग्रहण करने योग्य न हो, यदि राष्ट्रपति पद को ग्रहण कर ले और यदि उच्चतम न्यायालय में उन पर मुकदमा चला करके उन्हें अवैध घोषित कर दे, तब भी उनका पद क्या होता है, खाली हो जाता है। अब बात आती है कि जब उनका पद खाली हो जाएगा तब क्या होगा, इस सब बातों को पढ़ना है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 साल में पूर्ण हो गया हो, यदि 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण हो गया हो तो इससे पहले इनका चुनाव कर देना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव करने के बाद फिर से नए राष्ट्रपति का निर्वाचित होना चाहिए, नए निर्वाचित होना चाहिए। यदि वह 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त कर चुके हों तब।
अब दूसरी बात आती है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारणवश देरी हो गई हो तो राष्ट्रपति अपने 5 साल के बाद भी, यानी 5 वर्ष के उपरांत भी अपने पद पर बने रहते हैं। यानी 5 वर्ष का कार्यकाल है, यानी बीच में 1 वर्ष कोरोना आ गया तो उनका चुनाव टल गया, 1 वर्ष लेट हो गए, तो यही राष्ट्रपति 1 साल और यानी 6 वर्ष तक कार्यकाल संभालेंगे, जब तक कि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं आ गए हों, यानी नए राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो गए हों। अब तीसरी बात आ रही है कि यदि राष्ट्रपति का पद 5 साल के बाद खाली हो गई हो, यदि चुनाव के माहौल में, और किसी कारणवश लेट हो रही हो, तो उपराष्ट्रपति इनका कार्यकाल नहीं संभालेंगे। यानी चुनाव की बात आ रही है तब राष्ट्रपति इनका कार्यकाल नहीं संभालेंगे, यानी कार्यवाहक के रूप में कार्य नहीं करेंगे। अब आगे देखना है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, या त्याग पत्र दे दिए हो, या उनका निष्कासन हो गया हो, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, या राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दिए हो, या निष्कासन हो गए हो, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यदि और बात आती है, इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो या किसी बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो रहे हो, या किसी बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो रहे हो, या किसी अन्य कारणों से कार्य में शामिल नहीं हो रहे हो, तो राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में, यानी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। बात समझ में आ रही है? यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, त्यागपत्र हो गया हो, या उनका निष्कासन हो गया हो, तो राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। बात हमें याद होनी चाहिए। यदि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो, या किसी बीमारी के कारण, या किसी अन्य कारणों से वह कार्यभार नहीं संभाल रहे हैं, तो उनके पुनः कार्य में भाग लेने के पहले तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। अब बात आती है कि यदि राष्ट्रपति का सीट रिक्त हो, खाली हो, उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो, तब कौन संभालेंगे इनका कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में? अब बात यहाँ आती है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं, और यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब कौन कार्यवाहक रूप में कार्य करेंगे? तो हमें याद कर लेनी होगी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के, यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसका पद का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और यदि मुख्य न्यायाधीश का भी पद रिक्त हो, तब उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। माने हमें याद रखना होगा कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जा रही हो, त्यागपत्र हो जा रहा हो, निष्कासन हो जा रहा हो, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति का भी सीट खाली हो तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी सीट खाली हो तो उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो सबसे श्रेष्ठ न्यायाधीश होंगे, वही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य
करेंगे। और जब ये तीनों लोग यानी उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश जब राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उनको वो सभी शक्तियां प्राप्त होगी जो राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त होती है। उनको वही वेतन मिलेगा जो राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। हमें ये सब याद रख लेनी होगी। राष्ट्रपति किन्हें त्याग पत्र देते हैं? उपराष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो कौन कार्य करेंगे? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति का सीट रिक्त हो कौन कार्य करेंगे? मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश का भी कार्य यानी उनका सीट रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्य संभालेंगे। ये बात हमें याद कर लेनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।